खुशामदीद आपको शरीफ शो में। थैंक यू, मुझे बुलाने का बहुत शौक से मैं देखती थी और मैं कहती थी मेरा नंबर कब आएगा। नहीं, हम तो आपका नंबर तो पहले ही लगा देते लेकिन आपके शौहर बीच में आ गए ना एक दिन। हाँ ना, वो आपके नंबर पे आ गए। और आपको पता है कि आपका जो शो यासिर के साथ हुआ था वो रिकॉर्ड कर करके बच्चे देखते हैं हमारे, मतलब घर में 24 घंटे यही चल रहा होता है। बच्चे हैं ना, अभी उनको समझ नहीं है कि उनको क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। वो इसलिए देख लेते हैं हमारे शो। बड़े हो जाएंगे तो फिर ये सब बच्चे तलत हुसैन के ड्रामे देखेंगे, समझदार हो जाएंगे तो उनके ड्रामे देखने लगेंगे। निदा, कैसी गुजर रही जिंदगी आपकी? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। ये जो यासिर है ये अच्छा शौहर साबित हुआ। अगर कोई शिकायत है तो कौन से कर दो, कोई ऐसी बात नहीं कुछ इसका। नहीं, अच्छा शौहर साबित हुआ है जी, हो रहा है जी, अच्छा अभी शौहर तक, हाँ। साबित। ठीक ड्रामे है। में अलबत्ता मुझे बदनाम कर दिया है कि मैं कोई ऐसी खतरनाक कोई औरत हूँ, तो मेरा तो इमेज ही चेंज हो गया ना। पहले अच्छा, लोग कुछ मुझे शिकायतें भी आई लोगों की? अरे भाई, एक लाइव शो में पब्लिक से पूछा गया, मॉर्निंग शो था लाइव, पब्लिक से पूछा गया कि निदा ज्यादा लड़ाका है कि यासिर, तो सारे सबके वोट जो है मेरी तरफ थे कि मैं लड़ाका हूँ। मैं कहा यासिर तुम्हारी चार कैरेक्टर कर रही हैं। मैं कैरेक्टर कर रही हूँ वो, और वो जो लिखा हुआ कैरेक्टर है वो ही प्ले कर रही हूँ। लिखता कौन है ये? ये मोहसिन है राइटर, वो लिखते हैं। तो आप उसको समझाती हो नहीं ये लिखो? नहीं, वो यासिर समझाता है, मैं अब समझ गई हूँ। वो आपको बदनाम करने वाला काम है कि भाई ये बेचारी जो है ना, ये लड़की इतनी सॉफ्ट सी, वो क्या ऐसी सख्त हो सकती है? मुझसे सब पूछते हैं कि यार तुम वाकई इतनी डोमिनेटिंग हो। नहीं, आपने इतने ये ऑब्जर्वेशन कहाँ से लिए? ऐसी औरत तो देखी होगी ना कहीं आपने? हाँ देखी। कौन है वो? नाम बताएं उनका, बता दें ऑन एयर बता दें, कोई ऐसी बात नहीं, घबराए नहीं। अरे बहुत आप सारी जिनके बराबर में बैठी, मैं अभी थोड़ी देर बैठा, दिलेर हो गया इनके बराबर में बैठ। ये जो कर चुके हैं आपको तो सारे पता है, आप भी देखती रही हैं। नहीं तो जो इन्होंने किया है, मैं तो इनके साथ बैठा हो तो मैं तो बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूँ कि यार। मैं भी बहुत फख्र महसूस कर रही है ना आप? बिल्कुल। तो फिर बताइए कौन है, किसको आपने कंसीव किया है? मैंने नहीं, राइटर ने मुझे कंसीव करवाया है ना। नहीं, बताया तो होगा ना कि उसको देखा आपने, मिसिस मुनव्वर को? ये फर्जी नाम। बहुत सारी हमारे माशरे में ऐसी खवातीन होती हैं जहाँ हस्बैंड जो है वो दब्बू होते हैं। हाँ। और बीवियाँ वो डोमिनेटिंग होती हैं। क्या होते हैं? दब्बू, दब जाते हैं। दब्बू होते हैं ना, दब्बू। मतलब। अच्छा, नहीं ये भी नए नए लफ्ज निकलते रहे सोसाइटी में, ये निकलते हैं। अच्छा, उस आदमी को पता भी नहीं होता, उसी को कह रहे होते हैं दब्बू आ गए, दब्बू आ गए। बड़ी अफसोस की बात, बहुत अफसोस की बात है। अब मैं ध्यान रखूंगा कहीं से कोई अल्फाज आ जाए, दब्बू, ओहो। अच्छा, वो आदमी दूर से यही समझता है शायद अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू आ गए। अब्बू, अब्बू में भी लिप्स एक की तरह खुलते हैं, और दब्बू अब्बू एक जैसे। अभी हम आमिर मीर साहब से बात कर रहे थे। आमिर मीर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बताई अपनी फैमिली के बारे में कि मैं ज़्यादा टाइम जो है ना, वो ज़ाहिर है बच्चों, इनकी जो जॉब है वो इस तरह की है कि एक बड़ी, एक मैं समझता हूँ एक अपने फैमिली से ज़्यादा अपनी कौम को वक्त देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जितनी मर्तबा जियो पे पाबंदी लगी, उन दिनों में तो आपकी बड़ी पिकनिक होती होगी। उमर शरीफ साहब, जब जियो पर पाबंदी लगी तो उस वक्त ये था कि मैं सड़क पे कैपिटल टॉक कर रहा था, और न सिर्फ सड़क पे कैपिटल टॉक करता था बल्कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, जहाँ जहाँ पर पाकिस्तान के सहाफ़ी एहतजाज करते थे तो वो मुझे पुरज़ोर इसरार करके वहाँ बुला लेते थे और मैं उनके एहतजाज में शामिल होता था। तो वो जो पाबंदी के दिन थे, पिकनिक नहीं हुई, सिर्फ एहतजाज ही एहतजाज। आउटिंग तो हो गई, आउटिंग हुई, गला बैठ गया, तकरीरें कर कर के, नारे लगा लगा के। मतलब अगर जियो पे पाबंदी भी लगी तो वक्त घर वालों को मिल नहीं सका। हाँ। वो वक्त भी आपने अपने इदारे को दे दिया, अपने प्रोफेशन को दिया जी, ताकि वो एक हकूक की जंग थी। इदारे या प्रोफेशन को भी दिया, लेकिन अवाम को दिया, क्योंकि जब ये जून 2008 में जब ये हुकूमत आ चुकी थी, तो जब उस वक्त पाबंदी लगी तो उस वक्त हम जना एवेन्यू इस्लामाबाद पे जो लॉन्ग मार्च था उसके शुरका के सामने हम लाइव शो कर रहे थे, जो टीवी पे नहीं जा रहा था, सिर्फ सड़क पे लोग देख रहे थे उसको। अच्छा, मतलब हम तो जियो दिखाते रहे हैं जी, घर घर जाके दिखाया जियो। हाँ, मतलब कोई जितनी मर्जी पाबंदियां लगा ले, लेकिन जियो नजर आता रहेगा, नजर आता रहेगा। घर में एक डायरेक्टर है जो शौहर भी है और बच्चों का बाप भी है। इस 3 टैलेंटेड आदमी से, जिसमें 3 टैलेंट है, इसका नाम यासिर नवाज है, जो हमें वांटेड है, तो आपको तंग करता है। ये डायरेक्टर कब हो जाता है सेट पे? नहीं, कभी कभी घर में भी हो जाता है। हैं? जब छुट्टी पे होता, ज़्यादातर मतलब काम नहीं होता, कम कर रहे होते, तो घर में भी डायरेक्टर बन जाता।
क्या नौकरों पे डायरेक्शन, अरे? बच्चों पे डायरेक्शन, बीवी पे डायरेक्शन। अरे आपको क्या डायरेक्शन देते हो? यही कि ये काम करो, ये ना करो, अरे मेरे कपड़े आज तुम निकाल के दो, आज तुम्हारे हाथ का खाना खाने का, मतलब अच्छी वाली डायरेक्शन, घरेलू डायरेक्शन। आपको ये टेंशन लगती है? टेंशन नहीं लगती, लेकिन कभी कभी जब कोई चीज़ पसंद नहीं आती ना यासर को, फिर टेंशन लगती है। आपका दिल करता है इसको पसंद क्यों नहीं आई? हाँ अच्छा, ये एक आपकी लव मैरिज है ना माशाल्लाह? जी जी। तो फिर आप काहे की शिकायत? ये तो आपके हाथों के फैसले हैं। मुझे क्यों सुना रही है दुख? मैं क्या कर सकता हूँ? आप ये इसलिए बता रही हैं कि आमिर मीर साहब इसको ले जाकर कैपिटल टॉक में इसको किसी को तो सुनाओ ना, क्या करूँ, दुखियारी। देखो वो दुखियारी, ये कितनी अजीब बात है कि आप लोग दुखियारी भी हो जाती हैं। 2 लम्हे के अंदर आप दुखियारी हो गए। हालांकि अब कितनी शानदार जिंदगी। नहीं, बच्चे कितने माशाल्लाह आपके? बच्चे 2, एक बेटा एक बेटी। इनके भी 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे, खुशहाल घराना। खुशहाल होता है वो घराना जिसके 2 बच्चे होते हैं? हाँ। और बीवी 1 बीवी 1 और बच्चे 2। बच्चे 2, और अगर बाकी बच्चे हो तो दूसरी बीवी से। यानी ये भी आपकी सोच में है? हाँ मतलब ये आमिर मीर साहब देखो, ये होती हैं जमहूरियत पसंद औरतें। आज़ाद ख्याल को जन्म इनसे मिलता है कि एक औरत को पता होना चाहिए कि यार मेरा खामिद है, इसको मैं इतनी आज़ादी तो दूं कि ये एक और शादी कर ले। हालांकि वो गहरी साजिश होती है कि इसको पता मेरी कदर जब होगी जब ये कर लेगा दूसरी। ये है दिमाग में। सियासी प्रोग्राम्स देखती हैं आप? पहले नहीं देखती थी, लेकिन अब जब से ज़्यादा होस्टिंग शुरू की है तो बहुत ज़रूरत है, अब देखना ज़रूरी है। और यासर मुझे बार बार कहता है कि तुम देखा करो। अखबार पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, मेरी नज़र कमज़ोर है, तो मुझे फिर यासर बताता है खबरें। इतनी नज़र कमज़ोर है, इतना अच्छा लड़का पसंद कर लिया तुमने? तभी तो नज़र कमज़ोर है, तभी तो। अगर कहीं तुम्हारी नज़रें अच्छी होती और सही होती तो फिर क्या होता? अरे आंखों की कमजोरी पे इतना अच्छा लड़का यासिर पसंद किया इसने। नसीब में अच्छा था ना, ये तो अच्छा, नसीब का खेल है। ये नसीब की आंखों से मिला है। जी। सही है, आपके नसीब की आंखें ठीक हैं। जी जी। अच्छा, ये देखती है पॉलिटिक्स के ऊपर जो प्रोग्राम आ रहे हैं, जी, आपका क्या इस मौजूदा सूरत हाल में, एक आर्टिस्ट से पूछ रहा हूँ मैं जो कि जो जिंदगी गुजार रहे हैं माशरे के अंदर, आर्टिस्ट आप भी फेस कर रही हैं जो प्रॉब्लम ज़ाहिर है नेशन को होता है, कंट्री में होता है, आपकी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उनको और आप भी फेस करते कभी हैं। कभी इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, दिल चाहता है कि आप पाकिस्तान छोड़कर भाग जाओ, लेकिन जब आप कहीं घूमने भी जाते हो ना तो आपको इतनी याद आती है पाकिस्तान की कि फिर आप सोचते हो, आप जब घूमने के लिए 4-5 दिन बाद आपको इतनी याद आना शुरू होगी तो आप रहोगे कैसे। कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। मैं एज एन एक्टर भी, जब जियो बंद हुआ या जाहिर है फिर आपके काम भी डिस्टर्ब होता है। अच्छा, जियो बंद होता है तो हमें ऐसा क्यों लगता है, इसे पता नहीं हमारे ऊपर कोई पाबंदी लग गई है, बोरियत हो जाती है। नहीं, जियो ने इतना, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं जियो में काम कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ, हकीकत बात है कि जियो ने इतना अपना घर बना लिया लोगों के दिल में कि ये बंद होता है तो लोग कहते हैं शायद हम पे पाबंदी लग गई है। ये है हकीकत, आप भी वही बात कर रही हैं। हाँ बिल्कुल। तो आपका इस वक्त के बारे में क्या ख्याल है, ये जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, आप क्या समझती है इसमें कौन सही करेक्टर कर रहा है, गवर्नमेंट कहाँ तक जो है आपको सही नज़र आ रही है इस वक्त? देखिए, मुझे तो लगता है कि जो हमारा मुल्क अभी तक बचा हुआ है ना, वो आवाम की वजह से बचा, आवाम की दुआओं की वजह से बचा हुआ है। नहीं तो पॉलिटिशियंस तो ऐसे आए गए नहीं है जिनकी वजह से मुल्क बचा है। और सब जो बाहर के लोग हैं पाकिस्तान से, वो हैरान होते हैं कि ये मुल्क चल कैसे रहा है, किसके दम पर चल रहा है। तो ये जो आवाम है ना, उसके दम पर चल रहा है, ये आवाम की दुआओं की वजह से। मैं इनसे एग्री करता हूँ। हमारी आवाम बहुत अच्छी है। ज़लज़ले के वक्त पर भी आवाम ने बहुत साथ दिया अपने भाइयों का, और अब भी आप जगह जगह देखें, हर जगह लोग हेल्प करने खड़े हैं। हाँ, कैंप्स लगे हुए हैं, हर जगह पे कैंप लगे हुए हैं, हर जगह पे लोग सामान हर कैटेगरी के लोग जो कुछ कर पा रहे हैं कर रहे हैं। मैं इतना हैरान हुआ, अभी कल परसों की बात है, हम सड़कों पे, कल की बात है, हम सड़कों के ऊपर निकले हुए थे आमिर साहब, इतना मैं हैरान हुआ। और मैं वो बच्चा, हो सकता है ये प्रोग्राम देखिए तो मैं उसको सल्यूट करना चाहता हूँ, एक छोटा सा बच्चा जो ये इदारबंद कंगियाँ और ये चीज़ें बॉल पिन वगैरह बेचते हैं छोटे से ट्रे में रख के। जी जी। वो हम ट्रक के ऊपर थे तो वो बच्चा आया और अब मेरी आंखों में आंसू आ गए कि उस बच्चे ने आके उसमें 5 रुपए डाले। यार, जो खुद सड़क के ऊपर गाड़ियों के पीछे भाग भाग के चीज़ें बेचते हैं, अगर इस कौम के बच्चों में ये जज्बा है तो खुदा की कसम, फिर निदा की बात, हामिद मीर साहब की बात सच्ची लगती है कि वाकई में इस मुल्क को इस आवाम की वजह से बचा हुआ है और आवाम ही चला रहे हैं।
और आवाम ही से चला सकते हैं और आवाम में से लोगों को आगे आकर इस मुल्क को चलाना होगा। एग्जैक्टली। बिल्कुल। यहाँ मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी जिस पे मैं बहुत फ़ख्र फील करती हूँ। हमारी एक फैमिली है एक्टर्स की, इस फील्ड की एक फैमिली है। Right. तो बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं ड्रामे में उन्होंने हमारे काम किया, तो मैंने कहा क्या आपका मुआवजा, कह लेंगे जो मेरा मुआवजा होगा उसका आधा आप सैलाब जदगान को देंगी और आधा आप मुझे दीजिएगा। वाह, वेरी नाइस। तो मुझे इतना फ़ख्र फील हुआ। लेकिन आमिर मीर साहब ये बताइए मुझे कि जितना हमने यानी देखा है और जितने एलिगेशन है या सच्चाई है जो हकीकत है, आप तो बहुत करीब हैं, आप बताइए कि जितना लोगों ने इस मुल्क से कमाया है, ख़ास करके जो जितनी सियासी पार्टियां हैं, क्या उनके सरबराहान और उनके लोग, उनके मिनिस्टर्स या उनके कैबिनेट के लोग, उनकी पार्टी के लोग, वो तमाम के तमाम बड़े बड़े जागीरदार हैं, वडेरे हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोगों ने इतना कंट्रीब्यूट किया है इस सैलाब में जितना कि उनको करना चाहिए, या अभी तो कुछ लोगों ने किया भी नहीं? पहली बात तो ये है कि इस मुल्क का जो हुक्मरान तबका है उसके पास कितनी दौलत है ये एग्जैक्टली पाकिस्तान में से किसी को नहीं पता, क्योंकि अक्सर जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं। लेकिन इसके बावजूद जो उनका पाकिस्तान में तर्ज़ ज़िंदगी है, अगर उसको सामने रख कर हम सैलाब ज़दगान के लिए उनकी इमदाद को देखें तो ऐसा लगता है कि जितना उन्होंने पाकिस्तान से कमाया या जितना पाकिस्तान को लूटा है उतना उन्होंने सैलाब ज़दगान को नहीं दिया। लेकिन वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत कम कमाया है और जिन्हें पाकिस्तान में मसाइल ज़्यादा मिले हैं और सुकून और राहत कम मिली है, उन्होंने सैलाब ज़दगान की ज़्यादा मदद की है। क्या बात। ख़वातीन हज़रात, खूबसूरत बात हामिद मीर साहब ने कही कि जितना लिया गया है उतना दिया नहीं जा रहा। एक खूबसूरत बात है और ये हिसाब सिर्फ सियासतदानों ने, बड़े वडेरों ने, जागीरदारों ने, सरमायादारों ने नहीं देना, मुझे भी देना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे भी पूछा जाएगा जितना दिया जा रहा है उतने तुम ब्रेक नहीं ले रहे। मुझसे भी पूछा जाएगा, तो मेरी मजबूरी एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते फिर आपकी खिदमत पेश होते हैं और बातें करते हैं अपने दोनों मेहमानों से। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी आपसे, हमने बताया था कि कभी कभी ज़िंदगी जो है ना वो हमें ऐसी अपने साथ चलने पे मजबूर कर देती है कि जैसे हालात होते हैं हमें उसमें ही जीना पड़ता है। तो इस वक्त हमारा मुल्क एक ऐसी हादसे का शिकार हो चुका है जिसमें अगर हम लोगों ने अब ज़रा सा भी पीछे हटे और देर कर दी और सुस्ती कर दी तो यकीन कीजिए वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमें उसको निकलने नहीं देना है, हमने कैप्चर करना है और हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने लोगों के, और हमने वही चीज़ याद रखिएगा, अपने जहन में डाल लीजिए बार बार, मेहमान, तो हमारे रवैयों में खुद ही बहुत तब्दीली आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निदा मौजूद हैं और हामिद मीर साहब मौजूद हैं। मैं इनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियंस के साथ शोज़ आपके एवरीडे होता है और लाइव शो करते हैं आप। जिन लोगों को लाइव आप संभालते हैं 1 घंटे तक और वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं और आपका ओपन होता है सारा, और इसमें कई लोग इमोशनल होते हैं, आपको पता होता है अंदर से और पता होगा कि ये जो इमोशनल हो रहा है आदमी और ये जो इतनी तकरीर कर रहा है, ये इतनी बात कर रहा है, ये हकीकत में ऐसा है नहीं। आप अपनी हंसी कैसे कंट्रोल करते हैं? वो अब असल में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है और इतना ज़्यादा मैं यूज़ टू हो चुका हूँ कि जब कोई झूठ बोलना शुरू करता है तो आप संजीदा होना शुरू हो जाते हैं। नहीं, मैं हंसने की बजाय सिर्फ मुस्कुराना शुरू कर देता हूँ, तो उसको समझ आ जाती है कि अब ये मेरे पे अटका है, तो वो फिर अपना वो जो है ना वो फिर उसको रोल बैक करता है अपने झूठ को और वो घुमाना शुरू कर देता है। तो वो अब मेरी मुस्कुराहट एक हथियार बन चुका है, जब भी कोई झूठ बोलना शुरू करता है मैं मुस्कुराना शुरू करता हूँ, वो भाग जाता है। वो समझ जाता है, वो समझ जाता है, बंदे ने मुझे पकड़ लिया। हाँ, लेकिन एक साथ ही साथ मैं दूसरी बात भी करूँगा कि हमारे जो अक्सर पॉलिटिशियंस हैं
उन पर हम तनकीद बहुत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये उनकी बहादुरी होती है कि उन पर हम अपनी मुस्कुराहटों के ज़रिए भी हमले करते हैं और अपने नोकीले और जोशीले सवालात के ज़रिए भी हमले करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हमारे सामने बैठ के हमारे सवालात का सामना करते हैं। अक्सर की बात कर रहा हूँ, लेकिन 10% ऐसे हैं जो नज़रें नहीं आते आपको। आपने देखा है बहुत से मिनिस्टर जो हैं, बहुत से जो लीडर हैं मुख्तलिफ पार्टियों के सरबराहान, वो आपको टीवी पे बहुत कम नज़र आते हैं। क्या वजह है? वो नजर ही नहीं आते वो कोई, इसलिए कि वो हमारे सवालात का सामना करने की सकत नहीं रखते, झूठे हैं। जो झूठा है वो आपको नज़र नहीं आएगा। मैं तो नजर आ रहा हूँ आपको। आप नज़र आ रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, और आप मुझे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। मुझे वो आदमी नजर नहीं आ रहा पीछे वाला, हमारा एक म्यूजिशियन, वो डॉलर वाला। $8 वाला। अच्छा निदा, अगर आप भी मेरे साथ मुझे बताइएगा प्लीज़, ये वज़ीर आज़म साहब जब दौरे कर रहे हैं इस वक्त, और जितने लश्कर के साथ हमारे मिनिस्टर्स जा रहे हैं कैंपों के ऊपर, रिलीफ कैंप के ऊपर, तो क्या वो जो लोग एक ज़मीन पे पड़े हुए हैं, एक गर्म ज़मीन पर जिसमें 52 टेम्परेचर है, और उसमें रोज़े रखे हुए हमारे जो फौजी जवान हैं, नेवी के और आर्मी के और रेंजर के जितने भी लोग हैं, ये लोग वहाँ पर उस टेम्परेचर में काम कर रहे हैं रोज़े की हालत में। और अगर इस सब चीज़ों को वो देख रहे हैं, और ये बात भी वो देख रहे हैं कि एक मिनिस्टर आ रहा है एक लश्कर के साथ, और आकर के उससे आने से पहले कालीन बिछाए जा रहे हैं, और वहाँ पे पौधे, गमले, सीनरीज लगाई जा रही हैं, डेकोरेट किया जा रहा है बैक स्टेज को, प्रॉपर तरीके से बैकड्रॉप उसका बनाया जा रहा है। तो क्या वो ये नहीं सोचते होंगे कि यार ये हमें रोटी देने आ रहा है या ये हमारी बेइज्जती करने के लिए आ रहा है? तासुर क्या मिलता है उससे? तासुर यही मिलता है। मैंने भी दौरा किया है वज़ीर आज़म साहब के साथ कम से कम 3 मुकामात पर, और सच्ची बात यह है कि वैसे तो मैं समझता हूँ कि मिनिस्टर्स को और वज़ीर आज़म को जाना चाहिए लोगों के पास और उनके मसाइल मालूम करने चाहिए, लेकिन मैंने देखा कि होता यह है कि जहाँ पे वज़ीर आज़म ने जाना होता है वहाँ पर पहले से पुलिस जो है वो लोगों को घेर के लाती है। कभी एक जाली मेडिकल कैंप बना दिया जाता है और कभी एक जाली मुतासरीन का कैंप बना दिया जाता है। वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे जाते हैं और नकली मुतासरीन उनके सामने पेश कर दिए जाते हैं, और ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। और लोगों ने कहा कि उनको मामू बना दिया गया। हाँ, और तो किसी कैंप, कोई वज़ीर आज़म साहब गए तो कैंप की रस्सी भी जो है वो नई थी बिल्कुल जी। जब इतने दिनों से लगी है तो मैली होनी चाहिए ना, वो नई रस्सी थी बिल्कुल। तो मैली ना हुई हो। इस सिलसिले में मेरा ये ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि वो जाएँ ज़रूर, लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस है और जो फ़ौज है उस पर बोझ ना बने, क्योंकि जब वो किसी हलके में जाते हैं, किसी इलाके में जाते हैं तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनको प्रोटोकॉल देने पे लग जाती है, और जो लाखों मुतासरीन हैं जो जिनको आपने मेहमानों का नाम दिया है उनको कोई रोटी पूछने वाला नहीं होता और वो बददुआएं दे रहे होते हैं। और इस सूरत हाल से वो लोग जो खिदमत के जज्बे के तहत वहाँ पर मौजूद हैं, गर्मी में, हब्स में, उनके भी दिलों से बददुआएं निकलती हैं और मुतासरीन के दिलों से भी बददुआएं निकलती हैं, और नतीजा ये होता है कि मीडिया में ख़बर आ जाती है कि आज वज़ीर आज़म ने एक जाली मेडिकल कैंप का दौरा किया, आज वज़ीर आज़म ने एक पनाह गज़ीनों के जाली कैंप का दौरा किया। तो उससे वज़ीर आज़म साहब को कोई इज़्ज़त नहीं मिल रही, बल्कि उनको नुकसान हो रहा है। तो मुतासरीन की खातिर नहीं, अपनी खातिर वो इस किस्म के दौरे करने बंद कर दें। और एक पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है ना, जब बाहर के अमेरिका या यूके या जर्मनी, फ्रांस, कहीं भी ये खबर जारी, तो वो भी हम पर हंस रहे होंगे कि ये क्या है ड्रामे। कुछ दिन पहले वो मुजफ्फरगढ़ गए, मुजफ्फरगढ़ में एक जगह चौक सरवर शहीद, वहाँ पर वो गए तो 5 हेलीकॉप्टर थे उनके साथ। 5 हेलीकॉप्टरों में उनका स्टाफ था, उनके वज़ीर थे और मीडिया के लोग थे। तो जब उन 5 हेलीकॉप्टरों से वो सारे लोग बाहर निकले और वो जब शहर में दाखिल हुए तो लोगों ने पूछा कि यार ये 5 हेलीकॉप्टरों में कोई एक भी आटे की या चावल की बोरी नहीं, कोई एक भी खाने पीने की चीज़ नहीं, इमदाद के लिए एक भी चीज़ नहीं, सिर्फ इसमें से इंसान निकले हैं जो कि अपनी इज्जत करवाने, जो कि अपने कपड़ों से लगते हैं कि ये बड़े खाते पीते लोग हैं, लेकिन हमारे लिए लेके कुछ नहीं आए। वाह। और अगर वही पेट्रोल, वो प्रोटोकॉल, वो सारी वो जो चीज़ें हैं, वो अखराजात के पैसे ही दे दिए जाएं उनको, तो मेरा ख्याल है कि मुतासरीन जो हमारे जो मेहमान हैं, ये जो हमारे
अल्लाह तबारक व तआला इन पर जो रहमत इस वक्त करेगा बाखुदा, वो शख्स कभी दुनिया के अंदर नाकाम या जलील नहीं हो सकता, क्योंकि ये वक्त है, ये बहुत बुरा वक्त है। मैं वज़ीर आज़म साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप अपने दौरों के अखराजात जो है ना, इनको मुतासरीन को, हमारे इन मेहमानों को दे दीजिए प्लीज़। आप अपने अखराजात कम कर लें। आज आप एक तारीख रकम कर सकते हैं, आप एक एग्जाम्पल बन सकते हैं, आप बन सकते हैं वो कैरेक्टर कि जो दुनिया के अंदर जो हमारे खुलफा राशिदीन और हमारे अमीरुल मोमिनीन करते रहें किरदार, यानी कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जिस वक्त वो खलीफा थे, उन्होंने फरमाया कि अगर उमर के दौर में कोई कुत्ता भी दरिया फ़रात के किनारे भूखा मर गया तो क़यामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा। तो आज तो दरिया के बाहर और अंदर लाशें ही लाशें हैं, तो इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, बहुत सख्त तवज्जो की ज़रूरत है। सर एक बड़ा आखिरी सवाल करना चाह रहा हूँ, आपने इतने कैरेक्टर देखे, वहाँ से शुरू करते हैं कैपिटल टॉक से, आपके पास बड़े कैरेक्टर आते हैं और कई कई बार आते हैं, और वो हर मरतबा अपना एक नया मसला लेके आते हैं, आप सुनते हैं, उस पर तज़किया देते हैं। अगर हम फिल्म बनाना चाहें इस मौजूदा सियासी ढांचे पर, निदा एज ए राइटर, डायरेक्टर, एक्ट्रेस और एक जर्नलिस्ट जो लिखता है आर्टिकल, आप क्या समझेंगे कि उस फिल्म का नाम क्या होना चाहिए? उसका फिल्म का नाम होना चाहिए लास्ट चांस। लास्ट चांस, लास्ट चांस, आखिरी मौका है हुक्मरानों के पास। अगर उन्होंने आवाम का ख्याल ना किया, उनकी खिदमत ना की, जो उन्होंने पाकिस्तान से कमाया है, जो पाकिस्तान से लूटा है, वो अगर वापस गरीबों को ना लुटाया तो दिस इज़ द लास्ट चांस, अदरवाइज़ ये सब मारे जाएंगे। आओ लगे जी, क्या बात हुई है? इस सियासी फिल्म का नाम है दिस इज द लास्ट चांस। ये एक ऐसी शख्सियत ने कहा है कि जिनके शब रोज़ ही सियासतदानों में गुजरते हैं। अच्छा ये तो हो गया कास्टिंग। निदा, इसमें हम टाइटल रोल किससे करवाएंगे सियासतदान का? आपकी नज़र में कौन ऐसा है जो इतने वेरिएशन दे देगा? हमारे पास हम सब उम्मीद से है में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, वो हम यूज़ कर सकते नहीं, हैं। वो यूज़ ना करें। हम तो अभी इनसे और आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कौन होगा टाइटल जिस पे ये आके रुकेगा, दिस इज द लास्ट चांस, हु इज? नहीं अरे बताएं भाई, क्या हो गया? पॉलिटिकल बातें तो यही आप किस दौर में डर रही हैं? अभी कोई खौफ छोड़ दें, खत्म करें। पानी खड़ा हुआ यूं तैयार, छोड़ दें, आप छोड़ दें। आप बात सच करें, हक की बात करें। क्या कास्टिंग होनी चाहिए? चलो बताएं थोड़ी सी। आप कास्ट मिक्स एंड मैच कर लेते हैं। एक तो नेशनल असेंबली की स्पीकर है ना, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहबा, डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब जो है उनकी वाइफ हैं। वाइफ, हाँ, तो वैसे बड़ा फ़र्क है जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब की शख्सियत में और फहमीदा मिर्ज़ा साहबा की शख्सियत में, लेकिन वो भी हैं। फिर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी हैं। ये तो हो जाएंगी ना सास के रोल में। हाँ, एक वो जो जुल्म करने वाली सास होती है, डॉक्टर भी लेकिन ये एक और रोल भी कर सकती हैं। वो कौन सा? तारा मसीह। तारा मसीह फांसियाँ लगाएंगी ये फांसियां लगाएंगी कि लगवा देंगी? आखिर में खुद भी लग सकती और आखिर में खुद भी लग सकती है। वाइंड अप, व्हाट अ वाइंड अप। वाइंड अप बता दिया ना आपने पहले, ये भी स्टोरी बीच में थी, अभी विलनों पे आना था मैंने। चलो ये हो गया, ये हो गई कि जो फांसी लगाएंगे। पहली दफ़ा होगा तारीख में को औरतें फांसी लगा रही हैं, वरना औरतें हमेशा आदमियों को फांसी लगा देती हैं, फांसी लगा। अच्छा ये हो गया। अब आप आ जाएंगे इस तरफ कि ये कैरेक्टर तो ये हो गया, ये वाला कैरेक्टर हो गया, हीरोइन सास का हो गया। हीरोइन कौन है इसमें? आपने बताया था वो वही होंगी। हीरोइन कोई फिल्म स्टार देखिए, इसमें जो हीरोइन है ना वो बड़ी जेन्युइन है। अच्छा, वो हीरोइन जो है वो हमारी धरती माँ है पाकिस्तान की, जिसके साथ हम सब धोखा कर रहे हैं। और ये सिर्फ सियासतदान जो हैं, ये इनका लास्ट चांस नहीं है, आपका और मेरा भी लास्ट चांस है। अपने आप को ना समझे कि हम बच गए हैं। अच्छा तो हम लोग साथ हैं हाँ इनके? जी, क्योंकि तो हम लोग अगर किसी के साथ हैं? अगर हमारे- आपने इनको पुश करके, इनको प्रेशराइज करके इन्हें एक अच्छा किरदार अदा करने पर मजबूर ना किया, तो ये जो सियासी अदाकार हैं इनके साथ साथ जो आप असली अदाकार हैं, हम सब की भी छुट्टी हो जाएगी। मैं हाथ बांध के आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, खुदा के लिए भाई आप सही हो जाओ, सारे मिल जाओ आपस में, और पाकिस्तान भी बचा लो और हमें भी बचा लो भाई। तो हम तो बिला वजह आपके साथ, आप लोगों के साथ हैं। कास्ट में हम भी आ गए, हम उसमें आ गए, और दीगर हम एक्स्ट्राज में आ गए ना। एक्स्ट्रा दीगर जो होते हैं। हमरा अच्छा हमरा,
अमराई भी जा रहे हैं। अच्छा एक बताइए, ये हो गया हीरोइन, हमने डिसाइड कर दी कि धरती माँ है। हाँ। वो माँ जी, इस माँ के बेटों में ही विलन है। इस माँ के जो कुछ बेटे हैं वो अच्छे हैं और कुछ बेटे विलन बन चुके हैं, लुटेरे बन चुके हैं और धरती माँ के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। और इसीलिए देखें धरती माँ जो है उसकी कूक से इतना पानी निकल रहा है कि ये सब डूब रहे हैं। या हम ये कह सकते हैं कि धरती माँ के आंसू हैं जो सैलाब बन गए। ये धरती माँ के आंसू हैं जो सैलाब बन गए हैं और इस सैलाब में फ़िलहाल तो धरती माँ के जो असली बेटे हैं वो मसाइल का शिकार हैं, जो बेचारे बेकसूर बेगुनाह लोग हैं। लेकिन अल्टीमेटली इस आंसुओं के सैलाब में ये जो लुटेरे, जागीरदार और वडेरे हैं ये बह जाएंगे। खातून हज़रात, लम्हा फिक्रिया है। फिल्म मजाक से हटकर एक संजीदगी का मोड़ ले रही है। क्या ये हम सबका आखिरी चांस है? मतलब वाइंड अप, पाकिस्तान का आखिरी चांस। वो मुल्क जो हमें 27वीं शब को हासिल हुआ, वो मुल्क जिसके लिए हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, हमारी बहनों ने, माँओं ने, बेटियों ने, वो धरती माँ इतना रोई ये मजालिम देखकर कि वो सैलाब ले आई। उसकी कितनी कैफियत होगी जिस कैफियतों का वो शिकार होकर यहाँ तक पहुँची। और अगर हम इसके आंसू पहुँचने वाले ना बने और हमने ये पानी अपने दामन में ना समेटा और इनमें से अपने लोगों को नहीं निकाला, तो ये फिल्म वाकई में हमारा आखिरी चांस साबित होगी। इससे पहले कि हम अपने आखिरी चांस में चले जाएं और ये कहानी हकीकत का रूप धार ले, ये बंधे हुए हाथ आपसे कहते हैं कि आप सब अपने इख्तिलाफात भुलाकर एक झंडे के नीचे आ जाए। एक झंडा जो पाकिस्तान का झंडा है, उसके नीचे आ जाएं, क्योंकि मैंने ख्वाब में देखा कि पाकिस्तान का झंडा रो रहा है। तो मैंने पूछा कि प्यारे परचम तुम क्यों रो रहे हो? तो परचम ने कहा मुझे तन्हाई रुला रही है, क्योंकि सब अपने अपने झंडे बनाकर अलग अलग हो गए हैं। अब इनके पास आखिरी चांस है, इनसे कहो एक झंडे के नीचे आ जाएं, क्योंकि इसी में इनकी बका है, इसी में इनकी सालमियत है, इसी में इनका वक़ार है। खुदा करे कि हम सब एक हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।